आप सुन रहे हैं विविध भारती। सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेहतनामा में हमने एक बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है, रक्त यानी खून यानी ब्लड। इसके विशेषज्ञ के रूप में आज के इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं प्राध्यापक पैथोलॉजी और विभागाध्यक्ष चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डॉक्टर अरविंद नेरल। डॉक्टर अरविंद नेरल, विविध भारती के सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया कमल भाई। डॉक्टर साहब, हम ये सब जानते हैं कि सभी प्राणियों में रक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो हम सबका रंग लाल होता है, और ये भी जानते हैं कि रक्त शरीर के लिए बहुत अनमोल है, जीवन के लिए अनमोल है। लेकिन अगर हम चिकित्सा विज्ञान की भाषा में बात करें, विज्ञान की भाषा में बात करें, तो रक्त है क्या और ये कहाँ बनता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अपने शरीर के जितने अवयव हैं, जितने अंग हैं, उसी के मुताबिक अपना रक्त भी काफी बड़ा अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं यदि कहूँ ब्रेन का काफी इंपॉर्टेंट है, हार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लीवर, स्प्लीन, बोन्स, स्किन, हेयर, आईज, ये जितने ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड भी है। और ब्लड भी, जो हमारा खून है, वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम ऑर्गन भी कह सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गन, ये टिश्यू दूसरे टिश्यूज के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि ये टिश्यू है एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जबकि बाकी सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू अपनी एक जगह नहीं रहता, ये पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। और ये सर्कुलेट होना, इसका बहना ही इसकी प्रवृत्ति है, इसकी नियति है, और इसका यही एक सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि ये लगातार बहता रहता है, इसलिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम, महत्वपूर्ण काम अपने शरीर के करता है। जहां तक इसकी संरचना का सवाल है, खून लाल रंग का होता है, आप सभी जानते हैं। और ये लाल रंग, इसमें एक हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट पाया जाता है उसके कारण होता है। और ये पिगमेंट एक तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम आरबीसीज या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, उसमें पाया जाता है। यदि हम पूरी संरचना देखें तो रक्त में दो भाग किए जा सकते हैं। एक तरल भाग जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो लगभग 55% होता है, और दूसरा सॉलिड पोर्शन जो सेलुलर पोर्शन होते हैं, वो लगभग 45% होते हैं। और ये सेल्स जो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, एक तो आरबीसीज होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसीज, श्वेत रक्त कणिकाएं जो 5 तरह की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, और इसके अलावा प्लेटलेट्स होते हैं जिससे रक्त का थक्का बनता है। जहां तक प्लाज्मा पोर्शन का सवाल है, इसमें करीब 90 से 92% तक पानी होता है, इसमें वाटर होता है, और बाकी पोर्शन कुछ सॉलिड पदार्थ पाए जाते हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, इसमें एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, कुछ दूसरे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ एंटीजेंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, जिसको शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, और यही इस रक्त की प्रवृत्ति होती है, यही इसका कार्य भी होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए मतलब जो रक्त ऐसे ही दिखता है वो कितना महत्वपूर्ण अवयव है हमारे शरीर का। और डॉक्टर, हम जो खाते हैं, चाहे वो नमकीन खाएं, मीठा खाएं, कड़वा खाएं, पिएं, दूध पीते हैं, दूसरी चीजें पीते हैं, जल पीते हैं, ये सारी की सारी जाकर के उसमें रक्त में मिलती भी हैं। फिर हमने ये भी सुना है कि रक्त जो है हमारे शरीर के अवयवों को ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। ये कैसे है, मैं जानना चाहता हूं आपसे। जैसे मैंने बताया, रक्त की प्रवृत्ति है कि वो सर्कुलेट होता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। हृदय से इसकी पंपिंग क्रिया से ये रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, और शरीर के लगभग सभी भागों में रक्त का प्रवाह होता है। कुछ अंगों को छोड़कर, जैसे हेयर है और नेल्स हैं, यहाँ नहीं जा पाता, लेकिन बाकी सभी जगह कई सारी जरूरत की चीजों को पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। यदि मैं कहूं कि लंग्स में जहां हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को ब्रेन तक, लीवर तक, हार्ट तक, दूसरे अवयवों तक पहुंचाने का काम यदि कोई करता है तो वो ब्लड करता है। तो ये एक तरह से शरीर की आवश्यकताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। रेस्पिरेशन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसको भी हमें शरीर से
बाहर निकालना होता है, वो क्रिया में भी हमारा ब्लड काफी मदद करता है। शरीर के दूसरे भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक फिर से पहुंचाना, ये भी रक्त का काम है। उसके अलावा हम जो आहार नली में जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीजें लेते हैं मुंह के द्वारा, उन अवयवों को दूसरों भागों तक पहुंचाना, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे मिनरल्स हो या विटामिन हो, इनको फैट के कुछ ही प्रकार होते हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम, न्यूट्रिशनल सप्लाई करने का काम भी रक्त का होता है। मतलब मैं अपने सामान्य भाषा में कहूं तो रक्त एक बहुत बड़ा सेवक भी है हमारे शरीर का। यकीनन काफी बड़ा सेवक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने मूल विषय पर आएंगे। जो हमारा मूल विषय तो रक्तदान है, उस पर आएंगे और उससे जुड़ी तमाम बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं साहब रक्त मिलाया जाता है, रक्त के समूह होते हैं, उसमें एक ऐसा समूह भी होता है जो सबको दिया जा सकता है और बाकी लोगों के जो विशिष्ट अपने अपने समूह होते हैं उसके गुणधर्म होते हैं। तो मैं आपसे मोटे रूप से जानना चाहता हूँ अपने सामान जो आम जो मेरे श्रोता हैं उनके लिए कि रक्त का जो विभाजन है, उसकी जो श्रेणियां बनाई जाती हैं कितनी होती हैं और उसका आधार क्या है? रक्त की श्रेणियां मुख्यतः आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजेंस पाए जाते हैं, जो विशेष कण पाए जाते हैं, उसके आधार पर होता है और ये कण अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए कई तरह के रक्त समूह बनाए गए हैं जी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रक्त समूह होता है जिसको हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं, जिसकी खोज लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में। वो सबसे महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप होता है, ABO ब्लड ग्रुप कहलाता है, जिसमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर के आरबीसीज के ऊपर A एंटीजन पाया जा रहा है या B एंटीजन पाया जा रहा है। यदि A एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप A कहलाएगा, B होगा तो B कहलाएगा, यदि दोनों हो तो AB ब्लड ग्रुप कहलाएगा और यदि दोनों नहीं है तो O ब्लड ग्रुप होगा। इसके अलावा एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसको हम RH ब्लड ग्रुप कहते हैं, जिसमें RH पॉजिटिव हो सकते हैं या RH नेगेटिव, 2 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। जरूर बात करूंगा, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आपने बताया। अभी हमारे प्रोग्राम की एक रवायत है कि जो हमारे मेहमान आते हैं वो अपने पसंद का गाना भी सुनवाते हैं, तो अपने श्रोताओं को यहाँ तो हम रक्तदान की बात करें लेकिन यहाँ गीत दान हो जाए एक आपकी तरफ से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिल्मी गाने तो इतने सारे हैं, उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लाना बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। मैं पहला गाना चाहूंगा कि ये फिल्म साथ साथ का है, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का, ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो घर। आइए सुनते। ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
ये घर बहुत हसीन है। डॉक्टर साहब, इस गीत के पहले एक आपने कहा था कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, इसका हमारी बढ़त से क्या संबंध है? और मैंने ये भी सुना है कि इसका गर्भस्थ शिशु पर बड़ा गहरा असर पड़ता है और हमारे बढ़त पर क्या इसका असर पड़ता है? एक्चुअली RH ग्रुप का इम्पोर्टेंस भी ब्लड डोनेशन में काफी ज्यादा होता है। जैसे ABO ब्लड ग्रुप का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही RH का भी है। हमें RH पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की जांच करनी होती है, और जो RH नेगेटिव यदि रिसिपिएंट है, मरीज है, तो उसको हम RH पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते, जबकि ऐसे इसका उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मरीज की जांच का रिसिपिएंट जो जिस मरीज को ब्लड दिया जाना उसकी, और साथ ही साथ डोनर की जो रक्त दे रहा है उसके RH की जांच करना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल आपने कहा कि गर्भावस्था में इसका इंपॉर्टेंस, यकीनन काफी इंपॉर्टेंस है इसका। यदि माताएं RH नेगेटिव होती हैं तो उनको प्रसव के दौरान इसकी जांच करा लेनी चाहिए, और यदि वो RH पॉजिटिव है तो यकीनन कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि माताएं RH नेगेटिव हो तो उनके पहले प्रसव में, पहले बच्चे में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूसरे या तीसरी बार यदि डिलीवरी होती है, बच्चे होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको हम नवजात शिशु में होने वाले बीमारियां कहते हैं। वो यदि गायनेकोलॉजिस्ट को यदि पहले से पता हो तो उसकी पूरी सावधानी ली जाती है, और उसके बाद उसकी किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। इसलिए RH नेगेटिव या पॉजिटिव होना गर्भावस्था की महिलाओं के में जानना काफी जरूरी होता है। डॉक्टर निरल, अब हम अपने बातचीत के मुख्य विषय पर आते हैं, रक्तदान पर। और कहते हैं कि रक्तदान बहुत बड़ा दान है, महादान है, क्योंकि रक्त से हम दूसरे के जीवन को बचा सकते हैं। आकस्मिक ऐसी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनमें तत्काल हमको ब्लड की जरूरत पड़ती है, रक्त की जरूरत पड़ती है। चूंकि आप इसके विशेषज्ञ भी हैं और एक अभियान से जुड़े हुए, एक मिशन की तरह आप इसको चला रहे रक्तदान को, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि विविध भारती का प्रसारण पूरे देश में सुना जा रहा है, रक्तदान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हमें क्यों रक्तदान करना चाहिए? ऐसी क्या बात है? रक्तदान बहुत अच्छी चीज है। यदि आप डोनेशन की इच्छा रखते हैं किसी भी चीज की, तो मैं समझता हूं कि रक्तदान करना सबसे आसान है, सबसे सरल है और सबसे सीधा साधा दान है। इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना पड़ता, उसके बावजूद आप किसी की जान बचा सकते हैं, और किसी की जान बचाने यदि आप बचाते हैं तो इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। मैं बहुत सरल शब्दों में श्रोताओं को समझाना चाहूंगा इस विविध भारती के माध्यम से। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं और आपको इसकी सिर्फ 3,500 रुपए की जरूरत है, यानी आपके जेब में 1,500 रुपए एक्सेस है, रिजर्व में है, सरप्लस है, और यदि किसी व्यक्ति को इसमें से सिर्फ 350 रुपए की जरूरत है और वो कहता है कि मुझे 350 रुपए देंगे तो मेरी जान बच सकती है, और जबकि वो ये भी कहता है कि आपके दिए गए 350 रुपए आपको 2 या 3 हफ्ते में फिर से वापस भी मिल जाएंगे, तो मैं समझता हूँ आपको 350 रुपए देने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही भी आपके पास एक्सेस है, सरप्लस है और एक्स्ट्रा है, जिसको आप देने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सामने वाले की जान बच जाएगी, और साथ ही साथ आपके द्वारा दिया गया 350 रुपए आपको फिर से 2 या 3 हफ्ते में वापस मिल जाएगा। तो इससे बड़ा दान और इससे अच्छा दान क्या हो सकता है, जहां बिना कुछ दिए आप लोगों की जान बचा सकते हैं। सिर्फ एक निडल के दर्द सहने की इच्छा शक्ति हो तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है। मैं तो ये चाहूंगा दोस्तों कि खून बहाना बंद करें और खून न देने का भी बहाना बंद करें। आप सिर्फ बहाने बनाते हैं खून न देने के, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है और बेहिचक बेझिझक सभी वयस्क लोग रक्तदान कर सकते हैं। उन्हें बिल्कुल रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। क्या बात कही आपने, इतनी मूल्यवान की रक्त अगर हम बहा भी रहे हैं तो देश के लिए बहाएं ना, किसी खास मकसद के लिए बहाएं। ऐसे बहाने से क्या मतलब, वो किसी के काम आ जाए। तो डॉक्टर साहब, दान की बात हुई तो पात्र सुपात्र भी आते हैं। इसमें तो मालूम है कि सभी पात्र हैं, लेकिन रक्तदान कौन लोग कर सकते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है? रक्तदान के क्राइटेरिया अलग अलग देशों में हो सकता है, थोड़े बहुत अलग अलग हो। हम भारत में नाको की जो गाइडलाइंस है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है, जो एक अच्छे ब्लड डोनर के लिए होनी चाहिए, उसको फॉलो करते हैं। उसके मुताबिक हर वो व्यक्ति जो चाहे महिला हो या पुरुष हो, 18 से 65 वर्ष की आयु का हो, जिसका शारीरिक वजन 45 किलोग्राम से ज्यादा हो, जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम से अधिक हो, अदरवाइज वो हेल्दी हो, किसी तरह की बीमारी उस वक्त उसे नहीं हो, तो यकीनन वो रक्तदान कर सकता है। बड़े आसानी से रक्तदान कर सकता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, पल्स नॉर्मल हो, उसे फीवर ना हो, टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में हो, तो हर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। यदि हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पूरे पॉपुलेशन के 50% लोग रक्तदान करने के अधिकार रखते हैं, रक्तदान करने का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और उन्हें रक्तदान करना चाहिए। मोटे रूप से मतलब कि जो आदमी
स्वस्थ है उसको रक्तदान करना चाहिए। डॉक्टर साहब, HIV कोई पॉजिटिव हो तो समझ में आता है कि उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन और वो ना उसका पात्र है, लेकिन कई लोगों को जो मधुमेह होता है, ऐसे लोग, मैंने अभी बताया कि क्या क्राइटेरिया होते हैं। कुछ ऐसी भी चीज नेगेटिव चीजें होती हैं जो आपको रक्तदान करने से रोकती है, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कुछ बीमारियां हैं जो रक्तदान के माध्यम से किसी मरीज को लग सकती हैं, जिन्हें हम ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। जैसा आज अभी आपने एग्जांपल दिया HIV एड्स का, उसके अलावा सिफिलिस हो सकती है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और मलेरिया। ये 5 बीमारियां होती हैं जिन्हें हम ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। ये उस डोनर को नहीं होनी चाहिए। ऐसे यदि होता है तो वो ब्लड ना दे तो ज्यादा अच्छा होगा। डोनर मतलब सामान्य भाषा में कहें तो जो रक्त देने वाला, रक्तदाता जी, वो उनको ये 5 बीमारियां नहीं होनी चाहिए। इन 5 बीमारियों की मुकम्मल जांच की जाती है और ये 5 बीमारियां जब नेगेटिव होती हैं तभी उनसे ब्लड दिया जाता है, तभी वो ब्लड किसी मरीज को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जहां पे वो रक्तदान नहीं कर सकते, जैसे मधुमेह की बीमारी से ग्रसित हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो। यदि वो ब्लड प्रेशर उसका सामान्य से अधिक है रक्तदान करते समय तो उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। रक्तचाप की बात की आपने, मतलब चाहे वो उच्च हो चाहे निम्न हो, या नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से लेके 180 के बीच में हो तो रक्तदान कर सकता है। इससे ज्यादा या इससे कम हो तो उसे रक्तदान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उस समय उसका फीवर नहीं होना चाहिए। पिछले 24 घंटे में उसने मदिरा का पान नहीं किया हो, ये ध्यान रखें। उसके अलावा पिछले 3 महीने में उन्हें एंटी मलेरियल दवाइयां ना दी गई हो। एस्पिरिन जो टैबलेट्स ली जाती है पिछले 1 महीने में वो उसने ना ली हो। कोई मेजर सर्जरी पिछले 1 साल में उसकी नहीं हुई हो। कोई वैक्सीनेशन या टीकाकरण उसका नहीं किया गया हो। ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है और खासतौर पर महिलाओं में ये ध्यान रखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान वो रक्तदान ना करें, गर्भावस्था में ना करें, लैक्टेशन पीरियड में स्तनपान कराती हुई महिलाएं प्रसव के बाद करीब 1 साल तक उन्हें रक्तदान नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ महिलाओं के थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं, अदरवाइज महिलाएं भी पुरुषों की तरह रक्तदान कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, यहाँ एक बार फिर से आपकी पसंद का एक गाना। ये एक गाना है जो मैं अपनी पत्नी जी को डेडिकेट करना चाहता हूँ जी। फिल्म वापस का गाना है, रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयां चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले देख आंचल में
सहारा है। डॉक्टर साहब, आज तो वैसे आप स्टूडियो में हमारे साथ हैं और हम श्रोता और डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं रक्तदान पर। डॉक्टर साहब, जो भी लोग रक्तदान देते हैं उन्हें मतलब सामान्य जो एक हिस्सा जो आप लेते हैं, रक्त का लेते हैं, वो कितना होता है, उसमें कितना समय लगता है? रक्तदान करते समय मैंने एक एग्जांपल बताया था, बहुत कम रक्त हम लेते हैं। मैं एक एवरेज फिगर के बारे में बताता हूं, क्योंकि सभी की संरचना अलग अलग होती है, सभी का बॉडी वेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक एवरेज इंडियन मेल और फीमेल की हम बात करें तो उनके शरीर में 5 लीटर खून लगातार बहता रहता है जी। इसमें से सिर्फ 350 ml खून रक्तदान के समय लिया जाता है, जिसे हम 1 यूनिट ब्लड कहते हैं। तो इस 350 यूनिट रक्त लेने से हमारे शरीर में कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता, किसी तरह की हानि नहीं होती, क्योंकि 5 लीटर में से 350 लीटर कोई खास मायने नहीं रखता है। और इस रक्तदान को लेने में मुश्किल से 20 या 25 मिनट का समय लगता है। उसके बाद 5 या 10 मिनट उसको आराम करना होता है, 10 मिनट वो बैठ जाए, उसके बाद मतलब आधे या पौन घंटे के बाद वो अपने सभी नियमित कार्य कर सकता है जी। और जो रक्त उसने दिया है उसमें से आधा पोर्शन जो जिससे मैंने बताया जो प्लाज्मा पोर्शन होता है, फ्लूइड पोर्शन होता है, उसकी भरपाई 24 घंटे के अंदर हमारा शरीर अपने आप कर लेता है। और जहां तक सेलुलर पोर्शन का सवाल है, सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, इसकी भरपाई हमारा शरीर 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपने आप कर लेता है। हमारे शरीर में की फिजियोलॉजी ही ऐसी है कि जब भी हम रक्तदान करते हैं तो हमारे वो पोर्शन जहाँ पे रक्त का निर्माण होता है, जिसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं, जो हड्डियों के अंदर पाई जाती है, जहाँ पे आरबीसीज बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, उन्हें एक स्टिमुलेशन मिलता है, एक इनकरेजमेंट मिलता है, तो वो ज्यादा आरबीसीज बनाना शुरू कर देते हैं और जितने 350 ml हमने खून दिया है उसकी भरपाई फिजियोलॉजिकली नॉर्मल प्रोसेस के तहत अपने आप ही 2 से 3 हफ्ते के अंदर हो जाती है। इसके लिए हमें या आपको कुछ भी नहीं करना होता, न विशेष व्यायाम करने की जरूरत होती, न आहार लेने की जरूरत होती, न विशेष व्यायाम या आराम करने की जरूरत नहीं होती। बिना कुछ किए आपका शरीर आपके इस 350 ml की भरपाई अपने आप ही 2 से 3 हफ्ते के अंदर कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हर 3 महीने के अंदर आप रक्तदान कर सकते हैं, बेहिचक रक्तदान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रक्त लेने का तरीका क्या है, अगर उसका यांत्रिक तरीका क्या है, कैसे? जब भी आप किसी रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक में रक्त देने जाएंगे, वॉलंटरली साक्षिक रूप से रक्तदान करने जाएंगे, तो पहले तो आपसे कुछ क्वेश्चनर्स पूछे जाते हैं ताकि आप उस क्राइटेरियम फुलफिल कर रहे हैं ये देखा जाता है। आप एक अच्छे स्वस्थ रक्तदाता हैं या नहीं, इसकी जानकारी मालूम की जाती है। जैसे मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे, वो सब चीजें आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, उसकी जांच की जाती है। उसके बाद सिर्फ 5 या 10 मिनट का समय लगता है, जिसमें हम एक निडल, डिस्पोजेबल निडल डोनर सेट होता है, इसके माध्यम से रक्त निकालते हैं और यूजुअली हाथ की वेन से, शिराओं से ये रक्त निकाला जाता है और 5 या 10 मिनट के अंदर रक्तदान करने की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद इस रक्त की जांच की जाती है कि वो जो 5 बीमारियां जिसका मैंने उल्लेख किया वो है या नहीं है, और यदि नहीं हो तो वो रक्त सेफ माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है और किसी भी रिसिपिएंट को या मरीज को दिया जा सकता है। यदि आप ये कहें कि ये 5 जांच पहले क्यों नहीं कर ली जाती, तो वो इसलिए नहीं की जाती कि जांच करने में करीब 1.5-2 घंटे का समय लग सकता है और इसलिए रक्तदाता को 2 घंटे तक बैठा के रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और खासतौर पे कैंप में या शिविर में जहाँ पे ये रक्तदान लिया जाता है वहाँ पे ये मुमकिन नहीं होता है, इसलिए रक्त पहले ले लिया जाता है, उसके बाद इसकी जांच की जाती है। और यदि जांच में इनमें 5 में से किसी भी बीमारी में पॉजिटिविटी पाई गई तो वो रक्त को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो मरीज को नहीं दिया जाता है। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्लड बैंक में किसी भी वर्किंग समय में जाके रक्तदान कर सकता है। डॉक्टर साहब, शरीर में जब तक रक्त है तो रक्त शरीर का अपना एक सिस्टम है, अपने आप में वो कंटेनर भी है, वो टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, प्रेशर भी मेंटेन करता है, लेकिन जैसे ही रक्त बाहर आ जाता है तो उसको तो विशेष परिस्थितियों में रखना पड़ता होगा। वो कैसे, कौन से कंटेनर होते हैं और टेम्परेचर क्या होता है, किस तरह से उसको संग्रहित करके संरक्षित किया जाता है? तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम ना किए जाएं तो रक्त तो निकलने के बाद 5 या 10 मिनट में ही उसका थक्का बन जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा। उसको लिक्विड स्टेट में रखने के लिए एक विशेष तरह के बॉटल्स आते हैं, जो पहले कांच के बॉटल्स हुआ करते थे, आजकल प्लास्टिक बैग्स आते हैं, सिंगल बैग्स होते हैं, डबल बैग्स होते हैं, ट्रिपल बैग्स होते हैं। जिस ढंग की रिक्वायरमेंट होती है उस ढंग से वो बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसको सीपीडी कहते हैं, साइट्रेट फॉस्फेट एडेनाइन डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है, जो एंटीकोएगुलेंट का भी काम करता है, मतलब वो कि रक्त को का थक्का जमने से रोकता है। और साथ ही साथ एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसको डालने से वो रक्त कुछ दिनों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं और इसे रेफ्रिजरेशन में रखा जाता है 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर पर। और इस टेम्परेचर पर यदि हम पूरे होल ब्लड को रखें तो
35 डेज तक सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आजकल होल ब्लड देने का सिस्टम लगभग खत्म हो जा रहा है। हम इसके कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं, इसके अवयव अलग कर लेते हैं और इन अवयवों की अपनी लाइफ, सेल्फ लाइफ होती है। जैसे हम सिर्फ प्लाज्मा को देखें, जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है उसको हम लगभग 1 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। जबकि होल ब्लड में से आरबीसीज निकाल दिए जाएं तो उसमें हम सगमा करके और लिक्विड ऐड करते हैं, जिसके बाद इसे हम 45 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो आजकल जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जो ब्लड बैंकिंग काफी ज्यादा हाईटेक हो चुकी है, बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है और ये पैथोलॉजी की एक छोटी सी ब्रांच के अलावा अब एक अपने आप में सुपर स्पेशलिस्ट ब्रांच होगी, जिसको हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के नाम से जानते हैं, जिसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, एमडी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की ब्रांच बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है और जिसमें इस तरह से हम रक्त को काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर निरुला, आपने ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बात की, बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है, इस पर हम आएंगे, बात करेंगे। और ये भी बताया आपने कि रक्त से कैसे कंपोनेंट्स आप अलग कर देते हैं, तो इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपकी पसंद का एक गाना हो जाए। मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ एक गाना फिल्म शंकर हुसैन का एक नज्म है, काफी अच्छी नज्म है लेकिन बहुत कम सुनाई देती है वो, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। आइए सुनते हैं। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराहने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। वही ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा। कहीं के कहीं पाँव
पड़ते तो होंगे जमीन पर, दुपट्टा लटकता तो होगा, कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, जैसा कि गाने से पहले हम बात कर रहे थे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बात कर रहे थे और आपने कहा कि हम कंपोनेंट्स अलग कर लेते हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो ये इन्हें क्यों अलग किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल होता है, उसके लिए इन्हें निकाला जाता है, और कुछ विशेष जो रोग हैं उनके निदान के लिए ये कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और आजकल होल ब्लड मतलब पूरा का पूरा ब्लड दिए जाने का सिस्टम लगभग खत्म होने आ रहा है। WHO की गाइडलाइंस भी है कि जहां तक हो सके होल ब्लड ना दिया जाए, बल्कि उस ब्लड के जितने कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम सेपरेट करके जहां जिसकी आवश्यकता हो वहां उसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ने WHO कहा, मैं अपने श्रोताओं के लिए बता दूं कि इसका अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसकी अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके कुछ निर्देश हैं जिनका पालन पूरी दुनिया में किया जाता है। जैसा मैंने ब्लड की संरचना के समय बताया था कि इसमें अलग अलग तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। मेन जो होते हैं आरबीसीज होते हैं, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। इन आरबीसीज को हम अलग कर सकते हैं, जिसे हम पैक्ड सेल्स कहते हैं, पैक्ड आरबीसीज कहते हैं। इसके अलावा जब इनको अलग करने के बाद जो फ्लूइड पोर्शन बच जाता है उसके हम प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा में प्लेटलेट्स काफी पाए जाते हैं, तो प्लेटलेट्स को फिर से अलग कर लिया जाता है और फिर प्लेटलेट के अलावा जो पदार्थ बच जाता है उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। एक और अवयव हम अलग करते हैं जिनको हम क्रायो प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस तरह से हम ब्लड से 4 अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, पैक्ड सेल्स, क्रायो प्रेसिपिटेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। और इन चारों की अपनी अपनी अहमियत है। इन चारों को हम अलग अलग मरीजों को अलग अलग अवस्थाओं में दे सकते हैं। एक मरीज जिसको सिर्फ खून की कमी, जिसमें आरबीसीज की कमी, जिसको एनीमिया है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो उसको हम सिर्फ पैक्ड सेल देना ज्यादा पसंद करेंगे बनिस्बत की होल ब्लड के। एक ऐसे मरीज में जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स की कमी है, खासतौर पर उसको यदि एडिमा हो गया है, गर्भवती महिलाओं में एक्लेम्शिया के केसेस होते हैं, बर्न्स के केसेस होते हैं जिसमें काफी ज्यादा खून पानी का बहाव हो जाता है, जिसमें पानी की कमी हो जाती है, उसमें हम प्लाज्मा दे सकते हैं, प्लाज्मा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट जिससे रक्त का थक्का बनता है, तो ऐसी परिस्थिति जिनको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो। आजकल जो खास बीमारी डेंगू फैली हुई है, डेंगू में भी प्लेटलेट्स काफी कम हो जाते हैं। ब्लड कैंसर में भी ऐसा होता है, ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया के केसेस में होता है। और फिर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होता है जिसका कारण नहीं पता होता है कि प्लेटलेट्स क्यों कम हो गए हैं। तो ये वो परिस्थितियां होती है जहां हम सिर्फ प्लेटलेट्स देना पसंद करेंगे। क्रायो प्रेसिपिटेट ऐसा होता है जिसमें फैक्टर 8, फैक्टर 9 और विली ब्रांड फैक्टर एक होता है जिससे खून का थक्का लगना, और खून के थक्के लगने की कुछ बीमारियां होती है जिनको आम भाषा में हीमोफीलिया कहते हैं, चाहे वो हीमोफीलिया ए हो या हीमोफीलिया बी हो या विली ब्रांड्स डिजीज हो। इनमें हमारी कोशिश होती है कि हम क्रायो प्रेसिपिटेट दें जिनसे ये फैक्टर मरीज को मिल सके और उनकी थक्का न लगने की जो बीमारी है उसमें उसे आराम मिले। तो अलग अलग तरह की बीमारी होती है जिसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स दिए जा सकते हैं जिनको हम कंपोनेंट थेरेपी कहते हैं। एफेरेसिस एक मशीन होती है जिसमें ये प्लेटलेट्स अलग किए जाते हैं। एक रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें ब्लड को काफी स्पीड से घुमाया जाता है जिससे इनके अलग अलग पदार्थ, अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं। ये मशीनें हैं आजकल किसी भी मॉडर्न ब्लड बैंक में ये अवेलेबल है और किसी भी मॉडर्न ब्लड बैंक में ये कंपोनेंट सेपरेशन एक अपने आप में होना काफी जरूरी हो गया है और इसके माध्यम से हम एक डोनर से 3 या 4 मरीजों की जान बचा सकते हैं, 3 या 4 मरीजों को उनकी बीमारियों के हिसाब से मदद कर सकते हैं। डॉक्टर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कोई व्यक्ति जो है वो एक बार नहीं उससे ज्यादा बार दान करना चाहता है, रक्त देना चाहता है, तो एक रक्तदान से दूसरे रक्तदान के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए और एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार रक्तदान कर सकता है, साल में कितनी बार कर सकता है? रक्तदान तो बहुत ज्यादा बार कर सकता है, शायद लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा दान कर सकता है जी। उन्हें रक्तदान के क्षेत्र में सभी लोगों को आना चाहिए जी, जिससे समाज में आसपास के लोगों में ये माहौल बने कि जिसे भी प्यास लगे वो हम ही को ढूंढता है जी।
जिसे भी प्यास लगे वो हमें को ढूंढता है, हमारे खून में ही इतनी मिठास है, क्या करें। एक डोनर के रूप में आपकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि मिस्टर सो एंड सो एक काफी अच्छे डोनर हैं जो हमेशा रक्त देने के लिए आगे रहते हैं। हर 3 महीने में एक पुरुष रक्तदान कर सकता है और हर 4 महीने में एक महिला रक्तदान कर सकती है। और यदि 18 से 65 वर्ष की उम्र में हम लगातार हर 3 महीने में रक्तदान कर सकें तो 188 बार आप पूरी जिंदगी में रक्तदान कर सकते हैं। और ये बहुत ही सेफ प्रक्रिया है और 188 बार भी यदि आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर को लेश मात्र भी परेशानी नहीं होगी। मैंने खुद यदि 106 बार रक्तदान दिया अब तक, तो बाकी सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि खून का काम है रवा रहना, खून का काम है रवा रहना, जिस तरह भी चाहो बहा लो मुझको। सिर्फ रगों में बहने के कायल नहीं है हम, जो औरों के काम आए लहू उसे कहते हैं। सिर्फ आपके शरीर में रक्त बह रहा है जिससे सिर्फ आपके शरीर को मदद मिल रही है, इससे तो अच्छा ये भी होगा कि आपका शरीर किसी दूसरे शरीर में जाकर उसको मदद करे, उसकी जान बचाए। इससे अच्छा और इससे बड़ा पुण्य का काम शायद नहीं हो सकता। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर ढंग से आपने कही और बात अपनी। और मेरे सामने तो आपकी किताब भी रखी कि तुम मुझे खून दो, इसका टाइटल भी है, लेकिन इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे खुशी देने से बढ़ती है और उससे रक्त बढ़ता है, तो आप कमल भाई, खुशी और खून बढ़ते हैं देने से। बढ़ाइए खुशी, बढ़ाइए खून। कुछ चीजें दुनिया में ऐसी है जो लुटाने से और ज्यादा बढ़ती हैं जी, जैसे प्रेम, विश्वास और खून। क्या बात? खून जब आप दूसरों को देते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं हो जाती, क्योंकि आपका शरीर अपने आप ही उस खून की भरपाई कर लेता है। इसलिए बिना हिचक आप रक्तदान कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था कि खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वो दुनिया का सबसे अनमोल कतरा होता है। तो ऐसी अनमोल चीज आपके शरीर में है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए। आपके खून से यदि किसी की जान बच सकती है तो हमें ऐसा करना चाहिए। मौका दीजिए अपने खून को किसी के रगों में बहने का, लाजवाब तरीका है ये कई जिस्मों में जिंदा रहने का। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बेहतरीन बेशकीमती बात कही डॉक्टर साहब। कुल मिला के जो बात सामने आ रही है, आपने तो इसके वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने रखे, क्योंकि कुछ अंधविश्वास भी हमारे समाज में है अंगदान को लेकर के। अगर हमने अभी नेत्रदान कर दिए तो अगले जन्म में हो सकता है कि हम नेत्रहीन पैदा हों। अगर हमने अभी रक्त दे दिया तो हो सकता है बाद में कि ऐसी स्थिति हो कि हमारे शरीर में रक्त की ही कमी हो जाए। बहुत सारी चीजें जनमानस में अंधविश्वास के रूप में भी जोड़ी हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसका जो एक वैज्ञानिक पक्ष तो आपने रखा है, इस तरह के जो अंधविश्वास हैं उन्हें भी मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए दूर करने में सफलता मिलेगी। कमल भाई, बिल्कुल। मैं इस देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के माध्यम से जन सामान्य को बताना चाहूंगा कि दान के बारे में यदि आपके कोई भी अंधविश्वास हो, कोई भी गलतफहमियां हो, कोई मिथ्स हो, कुछ गलत जानकारियां हो, तो उसे सुधार लें। ये एक बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया है जिसमें रक्तदाता को तो यकीनन कोई परेशानी नहीं होती। यदि वो समझता है कि उसको खुद को खून की कमी हो जाएगी तो ये एक बहुत गलत धारणा है। जैसा मैंने बताया, हमारे शरीर में काफी एक्सेस होता है, ब्लड का सरप्लस अमाउंट होता है, उसी में से हम देते हैं जिसकी हमें हमारे शरीर को उस वक्त कोई जरूरत नहीं होती है। और उसके साथ ही साथ 2 या 3 हफ्ते के अंदर उस रक्त की भरपाई भी हम कर लेते हैं। इसलिए इससे आपको न तो कोई इन्फेक्शन होगा, क्योंकि आजकल पूरी सावधानी बरती जाती है, डिस्पोजेबल डोनर सेट्स यूज किए जाते हैं और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया ब्लड बैंक में अपनाई जाती है। इसलिए आपको, रक्तदाता को कोई इन्फेक्शन होगा या कोई एलर्जी होगी या खून की कमी होगी, ये भ्रांति अपने दिलो दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें। और रक्तदान के लिए हमेशा आगे है। आप इससे किसी की जान बचा सकते हैं, बल्कि कंपोनेंट सेपरेशन के माध्यम से एक रक्तदान से आप 3 या 4 मरीजों की जान बचा सकते हैं। किसी की जान बचाने के लिए आपका चिकित्सक होना जरूरी नहीं है, किसी की जान बचाने के लिए आपको फौजी होना जरूरी नहीं है, किसी की जान बचाने के लिए आपको तैराक होना जरूरी नहीं है, किसी की जान बचाने के लिए आपको स्पाइडरमैन होना जरूरी नहीं है, कोई सुपर हीरो होना जरूरी नहीं है। एक सामान्य नागरिक होने के बावजूद भी आप किसी की जान बचा सकते हैं रक्तदान के माध्यम से। जब किसी की जान बचाने का तरीका इतना आसान हो तो क्यों कुछ दूसरे तरीके ढूंढें। इसी के माध्यम से हम लोगों की जान बचाएं। खूने दिल जाया ना हो, बस इतनी फिक्र है मुझे, मेरे काम आया तो क्या, औरों के काम आया तो क्या। क्या बात है। इस बहाने हम दूसरों की जान बचा करके भी लोगों के दिल में एक नायक की तरह उभर सकते हैं, नायक बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर और चीजें जरूरी ना हो, लेकिन एक गाने की सख्त जरूरत है सुनने वालों के लिए। जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। फिल्म आनंद का, मन्ना डे का गाया हुआ गई।
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। डॉक्टर साहब, जिसको रक्त दिया जा रहा है या जो रक्त दे रहा है, किसी तरह की कोई एलर्जी या संक्रमण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल रक्तदाता को तो किसी तरह की एलर्जी नहीं हो सकती, किसी तरह का संक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित उपाय है। थोड़ी बहुत सावधानी रक्तदान के बाद जो आपको लेनी चाहिए वो जरूर लेनी चाहिए। रक्तदान के तुरंत बाद आप वहां से न उठ के जाएं, 5-10 मिनट लेटे रहें और उसके बाद उठकर 10 मिनट आप बैठें, उसके बाद ही अपने नॉर्मल कार्यों में जाएं। रक्तदान करने के बाद जहां से रक्त निकाला गया है वहां पे जो कॉटन और स्पिरिट लगाया गया है उसे कम से कम 10 मिनट तक लगाए रखें ताकि वहां से रक्तस्राव ना हो। रक्तदान के बाद आप पानी कुछ ज्यादा पिएं, नॉर्मली आप जितना पानी पीते हैं उस दिन उससे कुछ ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि तरल पदार्थ जो शरीर से निकलता है उसकी भरपाई काफी आसानी से होगी। 1 घंटे के लिए आप कम से कम धूप में या कड़ी गर्मी में ना जाएं। उस दिन कम से कम धूम्रपान ना करें, टोबैको का सेवन ना करें। ये छोटी छोटी सावधानियां जो उनको लेनी चाहिए। और यदि किसी तरह की भी परेशानी आपको लगती है तुरंत ब्लड बैंक के चिकित्सा अधिकारी से मिले। 5-10 मिनट अभी आराम करेंगे तो आपकी पूरी परेशानी दूर हो जाएगी। रक्त का कोई मानव रक्त का विकल्प है कुछ? मानव रक्त का जैसे मैं बताया कि बहुत ही अनमोल चीज है, इसका कोई विकल्प हो नहीं सकता। लोग आर्टिफिशियल ब्लड की बात करते हैं, कृत्रिम ब्लड की बात करते हैं, वो एक तरह का मिसनोमर है, गलतफहमी है। पूरे रक्त का सब्स्टिट्यूट कराना तो यकीनन बहुत मुश्किल काम है, हो नहीं सकता। लेकिन जो रक्त का मेन काम है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का, उसके लिए कुछ केमिकल्स जरूर इजाद किए गए हैं, केमिकल्स की खोज की गई है। वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम परफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, जो
ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं जी। लेकिन रक्त के जो दूसरे अवयव हैं और उसके जो दूसरे कार्य हैं वो इनसे नहीं हो पाएंगे। तो ये जो केमिकल्स हैं वो रक्त का छोटा सा विकल्प हो सकते हैं, पूरा विकल्प नहीं हो सकते हैं। जहाँ मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बार जैसे मैंने रक्त दिया, एक जो निर्धारित तय मात्रा थी, वो रक्त कितने दिन में वापस मेरे शरीर में आ जाता है? उसका जो फ्लूइड पोर्शन है वो 24 घंटे के अंदर उसका निर्माण हो जाता है, उसकी भरपाई हो जाती है। और जो सेलुलर पोर्शन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये आपके शरीर में इसका कंपनसेशन 2 से 3 हफ्ते के अंदर हो जाता है। जी। हम दूसरों के लिए रक्तदान देते हैं, वो तो बात समझ में आती है। कोई व्यक्ति खुद के लिए भी रक्तदान कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल कर सकता है, जिसको हम ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। जी। हम अपने खुद को अपना खुद का ब्लड दे सकते हैं। जी। ये उस समय किया जा सकता है जब कोई इलेक्टिव सर्जरी या प्लांट सर्जरी होनी है, जैसे हमारा ऑपरेशन 15 या 20 दिन बाद होना है, जिसमें 3 या 4 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ सकती है, तो हम खुद ही अपना रक्त निकाल के ब्लड बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। हर 4 दिन के अंदर हम अपना 1-1 यूनिट ब्लड निकाल के रखें, उन्हें ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा। और जब हमारी खुद की जो सर्जरी होनी है उस दौरान या सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो उस रक्त को हमें खुद को चढ़ाया जा सकता है। इसे हम ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि हमारा खुद का रक्त है, इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई एलर्जी नहीं होगी, कुछ मिसमैच होने के चांसेस एकदम 0 होंगे। हमारा खुद का ब्लड है, इसलिए हमें सेटिस्फेक्शन होगा कि हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षित है कि मेरा अपना खून ही मेरे अपने शरीर में प्रवाहित किया जा रहा है। इसके अलावा खून के कुछ दूसरे उपयोग भी हम करते हैं, खासतौर पे हेयर ट्रांसप्लांट, बालों की कुछ बीमारियों में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा दिया जाता है। जहाँ पे बाल कम हो गए हों, जहाँ पे बाल के काफी पतले हो गए हैं, जिनका डेंसिटी काफी कम हो, तो उसमें एक पीआरपी इंजेक्शन दिए जाते हैं। हमारे खुद का खून निकाला जाता है, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है और उसी को वहाँ पे जहाँ पे ये बीमारी है, बालों की बीमारी है, वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक तरह का अपना खुद का खून हमारे अपने खुद के इस्तेमाल में आता है। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, मैं अब एक दूसरे सवाल पे आता हूँ कि रक्त हमारे शरीर से निकाला जाता है, लेकिन सामान्य श्रोता ये जानना चाहते हैं कि वो वेन से निकाला जाता है, आर्टरी से निकाला जाता है, कैसे? एक्चुअली हम लोग जहाँ से भी आसानी से ब्लड निकाला जा सके वो चीज ढूंढते हैं। और शरीर के हाथों में जो कोहनी के पास जो वेन्स होती हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, बहुत सुपरफिशियल होती हैं, बड़ी आसानी से लोकेट की जा सकती है, बड़ी आसानी से उसमें से खून निकाला जाता है, इसलिए वेन्स को प्रेफर करते हैं। आर्टरीज से ब्लड इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि आर्टरीज यूजुअली स्किन के थोड़े अंदरूनी पार्ट में होती है, डीपर पार्ट में होती है, जहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब वो सुपरफिशियल नहीं हुआ करती है। और दूसरा एक बड़ा कारण होता है कि आर्टेरियल ब्लड का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, जबकि वीनस फ्लो एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है जिसका प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा होने के कारण जब हम रक्त निकालते हैं तो इसमें ज्यादा प्रेशर के कारण रक्त का स्त्राव हो सकता है और ब्लड निकालने के बाद उस स्थान से ऊजिंग है, रक्त बहने के चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं। इसलिए प्रेफरेबली हम वेन से निकालते हैं और जो आसानी से सुपरफिशियल वेन्स होती है वो देखी जाती है जिससे मरीज को कम से कम तकलीफ हो। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर आपकी पसंद का एक गाना, लता मंगेशकर का गाया हुआ एक गाना है फिल्म खामोशी का, हमने देखी है उन आंखों की महक। वाह वाह वाह, क्या बात। आइए सुनते हैं गुलजार साहब का लिखा, हेमंत दा का संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म खामोशी से। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार
डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो रक्त देने वाला है उससे किसी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन अपरोक्ष रूप से जो देने वाला है उसको भी कुछ फायदा होता है क्या? कुछ फायदा नहीं, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसी के माध्यम से मैं लोगों को मोटिवेट भी करना चाहता हूं कि आप न सिर्फ दूसरे की जान बचा रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, बल्कि आप इनडायरेक्टली अपने आप की भी मदद कर रहे होते हैं। रक्तदान करने के फायदे इतने ज्यादा हैं कि मैं उसे 2 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक मेडिकल फायदे, हेल्थ ग्राउंड पे कुछ फायदे होते हैं। दूसरे फायदे नॉन मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, जिसको हम सोशल बेनिफिट या साइकोलॉजिकल बेनिफिट कह सकते हैं। फायदे कई तरह के हो सकते हैं, इसलिए उसको हम डिवाइड कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ मेडिकल फायदे होते हैं, हेल्थ ग्राउंड पे हमें काफी फायदे होते हैं। जब हम अपने शरीर का कुछ रक्त देते हैं तो शरीर से रक्त की कमी होती, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी कम होती है, घनापन उसका कम होता है, और इसके कारण से जो कार्डियक डिजीजेस होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, इससे थोड़ी बहुत मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी निकलता है। कोलेस्ट्रॉल की कमी से आपके एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया वो भी कम होती है, उसके कारण भी आपको हृदय रोग संबंधी रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि आप जब रक्त देते हैं तो आपके बोन मैरो को एक स्टिमुलेशन मिलता है, वो नया आरबीसीज बनाता है। नवजात आरबीसीज आपके शरीर में मिलते हैं, जो पुराने आरबीसी जिनकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होगी उनके कंपैरिजन में इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो निश्चित रूप से ये ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। एक फायदा ये भी होता है कि आप बार बार जब रक्तदान देते हैं तो आपके बोन मैरो को जो स्टिमुलेशन मिलता है, बोन मैरो एक तरह से तैयार हो जाता है। अगली बार यदि किसी कारण से आपके शरीर से रक्त निकलता है तो आपका बोन मैरो ज्यादा एक्टिवली आपके भरपाई कर पाएगा। एक और फायदा होता है इससे कि आपके शरीर का जो आयरन ओवरलोड है, जो कभी कभी आयरन की एक्सेस हो जाती है, वो भी शरीर में नुकसान का कारण हो सकती है। वो आयरन ओवरलोड कम होता है, उससे भी आपके शरीर को फायदा होता है। तो इस तरह से मेडिकल फायदे इसके काफी सारे होते हैं और इसलिए आपको रक्तदान करते रहना चाहिए। और दूसरा जो बड़ा फायदा है, जो साइकोलॉजिकल फायदा या सोशल फायदा है, आप एक पुण्य का काम कर रहे होते हैं, पूरे समाज में आपकी एक अच्छी इमेज बनती है, एक सामाजिक काम कर रहे हैं, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप फुलफिल कर रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि आपने समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए भलाई का काम किया, और इससे बड़ा सुख शायद नहीं हो सकता। ये एक ऐसा जहनी सुकून है या आत्मीय शांति है, सुकून है, जो आपको बाजार में नहीं मिलेगा, किसी मॉल से ये खरीदने से नहीं मिलता है। वो ऐसी खुशी जो आपको मिलती है वो काफी अहमियत रखती है और आपको ऐसा करना चाहिए। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे आपकी समाज में पॉपुलैरिटी बनती है, एक अच्छे कार्य में सम्मिलित होने का आपको जो सम्मान मिलता है वो भी काफी बड़ा होता है। और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप काम कर रहे होते हैं। आपके शरीर में 5 लीटर खून लगातार बह रहा है और कोई मरीज सिर्फ 350 ml खून न मिलने के कारण मौत के आगोश में समा रहा हो, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। उसकी मौत के पाप के हकदार शायद कुछ हद तक आप भी होते हैं, इसलिए आप उसके हकदार न बने, आप लोगों को रक्तदान करते रहें। इस फिलॉसफी के माध्यम से कि शहर भर के मरीजों से मोहब्बत करना हमने सीखा है, यूं ही इबादत करना। लोगों की किसी भी तरह से यदि आप मदद करते हैं तो आप एक तरह से खुदा की इबादत ही कर रहे होते हैं, और ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे होते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको करना चाहिए। और इसके एवज में आपको जो चीजें मिलती हैं वो कई बार आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आती, लेकिन मिलती जरूर है। मौत सर पर मंडरा रही थी लेकिन कोई नेकी मुझे फिर बचा ले गई। आपकी ये नेकियां, आपकी ये अच्छाइयां कभी न कभी जिंदगी में आपको जरूर काम आएगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, और हम तो ये कहेंगे कि जिंदगी हम सबकी सुरीली बनी रहे। आज इस इंटरव्यू के जरिए आपसे पता चल रहा है कि उसकी कितनी बड़ी भूमिका है। सेहतनामा के अंतर्गत डॉक्टर अरविंद नेरल से की गई ये बातचीत आप सुन रहे थे रक्तदान विषय पर। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया शशांक काटधरे ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रामकरण मीणा ने। सेहतनामा